नमस्कार श्रोता साथी। आज आप लोगों के सामने पुनः हाजिर हूँ नई कहानी लेकर के, जिसका शीर्षक है उसने कहा था। इसके लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी और इस कहानी का प्रकाशन वर्ष है 1905 ईस्वी और यह सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। इसके पात्र हैं लहना सिंह, हीरा, हजारा सिंह, बोधा, वजीरा, महासिंह, कीरत सिंह, पोल्हू राम, अब्दुल्ला। और इस कहानी का विषय है फ्लैशबैक शैली की कहानी। और इस कहानी में आपको प्रेम के आदर्श के रूप को देखने को मिलेगा। और इस कहानी के लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म 7 जुलाई 1883 ईस्वी में हुआ था और इसकी मृत्यु 11 सितंबर 1922 ईस्वी में। तो बिना देरी किए हुए ही आप श्रोता साथी को ले चलता हूँ कहानी की ओर। उसने कहा था। अब क्या कहा था, यह कहानी को श्रवण करके ही आप लोगों को समझ में आएगी और यह आप जान पाएंगे। लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी। बड़े बड़े शहरों के इक्के गाड़ी वालों की जवान के कोरों से जिनकी पीठ छिल गई है और कान पर कहानी को श्रवण करके ही आप लोगों को समझ में आएगी और यह आप जान पाएंगे। लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी। बड़े बड़े शहरों के इक्के गाड़ी वालों की जवान के कोरों से जिनकी पीठ छिल गई है और कान पक गए हैं, उनसे हमारी प्रार्थना है कि अमृतसर के बम्बू काट वाले की बोली का मरहम लगावे। जब बड़े बड़े शहरों की चौड़ी सड़कों पर घोड़े की पीठ चाबुक से धुनते हुए इक्के वाले कभी घोड़े की नानी से अपना निकट संबंध स्थिर करते हैं, कभी राह चलते पैदलों की आंखों के न होने पर तरस खाते हैं, कभी उनके पैरों की अंगुलियों के पोरों के और चित कर अपने को ही सताया हुआ बताते हैं और संसार भर की गिलानी, निराशा और क्षोभ के अवतार बने नाक के सिर चले जाते हैं। तब अमृतसर में उसकी बिरादरी वाले तंग चक्करदार गलियों में हर एक लड्ढी वाले के लिए ठहर कर सब्र का समुद्र उमड़ा। बचो खालसा जी, हटो भाई जी, ठहरना भाई, आने दो लाला जी, हटो बाछा, कहते हुए सफ़ेद पेंटों, खच्चरों और बत्तकों, गन्ने और खोमचे को भारे वालों के जंगल में से राह खेते हैं। क्या मजाल है कि जी और साहब बिना सुने किसी को हटना पड़े। यह बात नहीं कि उनकी जीभ चलती नहीं, पर मीठी छुरी की तरह महीन मार करती हुए यदि कोई बुढ़िया बार बार चितौनी देने पर भी लीक से नहीं हटती तो उनकी वचनवली के ये नमूने हैं। हट जा जिरने जोगिए, हट जा कमरा वालिए, हट जा जूता प्यारिए, बच जा लंबी वालिए। समष्टि के इनके अर्थ हैं कि तू जीने योग्य है, तू भाग्य वाली है, पुत्रों को प्यारी है, लंबी उम्र तेरे सामने है, तो क्यों मेरे पहिए के नीचे आना चाहती है, बच जा। ऐसे बम्बू काट वालों के बीच में होकर एक लड़का और एक लड़की चौक की एक दुकान पर आ मिले। उसके बालों और इसके ढीले सुथले से जान पड़ता था कि दोनों सिख हैं। वह अपने मामा के केस धोने के लिए दही लेने आया था और यह रसोई के लिए बरिया।
दुकानदार एक परदेसी से गुथ रहा था जो शेर भर गीले कप पापड़ों की गड्डी को गिने बिना हटता न था। तेरे घर कहाँ है? मगरे में। और तेरे? मांझे में। यहाँ कहाँ रहती है? अंतर सिंह की बैठक में वे मेरे मामा होते हैं। मैं भी मामा के यहाँ आया हूँ। उनका घर गुरु बाजार में है। इतने में दुकानदार निपटा और इसका सौदा देने लगा। सौदा लेकर दोनों साथ साथ चले। कुछ दूर पर जाकर लड़के ने मुस्कुराकर पूछा, तेरी कुरमाई हो गई है? इस पर लड़की कुछ आंखें चढ़ाकर धत कहकर दौड़ गई और लड़का मुंह देखता रह गया। तो दोस्तों, यह पंजाबी का शब्द है कुरमाई। तो कुरमाई का अर्थ होता है सगाई, कि तुम्हारी सगाई हो चुकी है। दूसरे दिन सब्जी वाले के यहाँ, दूध वाले के यहाँ अकस्मात दोनों मिल जाते हैं। महीना भर यही हाल रहा। 2-3 बार लड़के ने फिर पूछा, तेरी कुरमाई हो गई? और उत्तर में वही धत मिला। एक दिन जब लड़के ने वैसे ही हंसी में चिढ़ाने के लिए पूछा तो लड़की लड़के की संभावना के विरुद्ध बोली, हाँ हो गई। कब? कल। देखते नहीं यह रेशम से कढ़ा हुआ साल हो। लड़की भाग गई। लड़के ने घर की राह ली। रास्ते में एक लड़के को मोरी में ढकेल दिया। एक छावड़ी वाले को दिन भर की कमाई खोई। एक कुत्ते पर पत्थर मारा और एक गोभी वाले के ठेले में दूध उड़ेल दिया। सामने नहाकर आ रहे किसी वैष्णवी से टकराकर अंधे की उपाधि पाई। तब कहीं घर जा पहुंचा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 बार 3 बार उसने पूछा। 2 बार पूछा कि तेरी कुरमाई हो गई, उसने धत के कहा कि और चल दिए। लेकिन जब तीसरी बार उसने बोल दिया कि तेरी कुरमाई हुई, अर्थात तुम्हारी सगाई हुई, तो उधर से ज्यों ही जवाब आया कि हाँ मेरी कुरमाई हो गई, तो उसका क्या रिएक्शन था आप इसके रास्तों से पता कर सकते हैं कि इसका रास्ते भर क्या रिएक्शन रहा, इसका क्या प्रतिक्रिया रहा आते जाते लोगों के साथ। तो चलिए इसके दूसरे भाग में चलते हैं। राम राम, यह भी कोई लड़ाई है? दिन रात खंदकों में बैठे हड्डियां अकड़ गई। लुधियाना से 10 गुना जारा और मेह और बर्फ ऊपर से पिंडलियों तक कीचड़ में धंसे हुए हैं। जमीन कहीं दिखती नहीं। घंटी 2 घंटे में कान के पर्दे फाड़ने वाले धमाके के साथ खंदक हिल जाती है और 100 गज धरती उछल जाती है। इस गैबी गोले से बचे तो कोई लड़े। नगरकोट का जलजला सुना था। यहाँ दिन में 25 जलजले होते हैं। जो कहीं खंदक से बाहर साफा या कोहनी निकल गई तो चटाक से गोली लगती है। न मालूम को बेईमान मिट्टी में लेटे हुए हैं या घास की पत्तियों में छिपे रहते हैं। लहना सिंह और 3 दिन है, 4 तो खंदक में बिता ही दिए। परसों रिलीफ आ जाएगी और फिर 7 दिन की छुट्टी। अपने हाथों झटका करेंगे और पेट भर खा कर सो रहेंगे। उसी फिरंगी मेम के बारे में मखमल का सा हरा घास है, फल और दूध की वर्षा कर देती है। लाख कहते हैं दाम नहीं लेती। कहती है तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। 4 दिन तक एक पलक नींद नहीं मिली। बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। मुझे तो संगीन चढ़ाकर मार्च का हुक्म मिल गया जाए, फिर 7 जर्मनों को अकेला मारकर न लौटूं तो मुझे दरबार साहब की देहली पर मत्था टेकना नसीब न हो। पाजी कहीं के कल्लों के घोड़े संगीन देखते ही मुंह फाड़ देते हैं और पैर पकड़ने लगते हैं। यूं अंधेरे में 30-30 मन का गोला फेंकते हैं। उस दिन धावा किया। 4 मील तक एक जर्मन नहीं छोड़ा था। पीछे जनरल ने हट जाने का कमान दिया था तो नहीं तो सीधे बर्लिन पहुंच जाते। क्यों सूबेदार हजारा सिंह? सूबेदार हजारा सिंह ने मुस्कुरा कर कहा, लड़ाई के मामले में जमादार या नायक के चलाए नहीं चलते।
बड़े अफसर दूर की सोचते हैं। 300 मील का सामना है, एक तरफ बढ़ गए तो क्या होगा। सूबेदार जी सच है, लहना सिंह बोला, पर करे क्या। हड्डियों हड्डियों में तो जारा धस गया है, सुर निकलता नहीं और खाई में दोनों तरफ से चंबे की बावलियाँ के से होते झर रहे हैं। एक धावा हो जाए तो गर्मी आ जाए। तो आप समझ सकते हैं कि फौजियों के, ये हमारे देश के जो वीर शहीद वीर हैं, सेना है, उनके क्या होता है। अगर युद्ध ना हो तो वो लोग शिथिल पड़ जाते हैं। तो वही सोचते हैं कि इस हिसाब से सब कुछ चलते रहना चाहिए, युद्ध भी होनी चाहिए, या इसका अभ्यास तो जरूर होता रहा। आदमी उठ, सिगरी में कोले डाल। वजीरा, तुम 4 जने बाल्टियां लेकर खाई का पानी बाहर फेंको। महासिंह, शाम हो गई है, खाई के दरवाजे का पहरा बदल ले। यह कहते हुए सूबेदार सारी खंदक में चक्कर लगाने लगे। वजीरा सिंह पलटन का विदूषक था। बाल्टी में गंदला पानी भरकर खाई के बाहर फेंकता हुआ बोला, मैं पाधा बन गया हूँ, करो जर्मनी के बादशाह का तर्पण। इस पर सब खिलखिला पड़े और उदासी के बादल फट गए। लहना सिंह ने दूसरी बाल्टी भरकर उसके हाथ में देकर कहा, अपनी बारी के खरबूजों में पानी दो। ऐसा खाद का पानी पंजाब में नहीं मिलेगा। हाँ, देश क्या है, स्वर्ग है। मैं तो लड़ाई के बाद सरकार से 10 गुना जमीन यही मांग लूँगा और फलों के बूटे लगाऊंगा। लाड़ी होरा को भी यहाँ बुला लोगे, या वही दूध पिलाने वाली फरंगी मैम। चुप कर, यहाँ वालों को शर्म नहीं। देश देश की चाल है। आज तक मैं उसे समझ ना सका कि सिख तंबाकू नहीं खाते न पीते। वह सिगरेट देने में हट करती है, होठों में लगाना चाहती है और मैं पीछे हटता हूँ तो समझती है कि राजा बुरा मान गया, अब मेरे मुल्क के लिए लड़ेगा नहीं। अच्छा, अब बोधा सिंह कैसा है? अच्छा है, जैसे मैं ही हो जाऊं। रात भर तुम अपने कंबल से, जैसे मैं जानता ही ना हो, रात भर तुम अपने कंबल उसे उठाते हो और आप सिगड़ी के सहारे गुजर करते हो। उसके पहरे पर आप पहरा दे आते हो। अपनी सूखी लकड़ी के तख्तों पर उसे सुलाते हो। आप कीचड़ में पड़े रहते हो, कहीं तुम न मादे पड़ जाना। जारा क्या है, मौत है, और निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिला करते। मेरा डर मत करो, मैं तो बुलेल की खर्रर के किनारे मरूंगा। भाई कीरत सिंह की गोदी पर मेरा सिर होगा और मेरे हाथ में लगाए हुए आंगन के आम के पेड़ की छाया होगी। वजीरा सिंह ने त्योरी चढ़ाकर कहा, क्या मरने मारने की बात लगाई है? मरे जर्मनी और तुर्क। हाँ भाइयों, कैसे? दिल्ली शहर पे पिसोरी ना जान दिए, कर लेना लोंगादा पर व्यापार मरिए, कर लेना नाड़ेदा सौदा अड़िए। लाला चटाका कुंडे कद्दू बनाया हुए मज़ेदार भगोड़िए, हुन चटाका कद्दुए ना। कौन जानता था कि दाढ़ियों वाले घरबारी सिख ऐसा लुच्चों का गीत गाएंगे। पर सारी खंदक इस गीत से गूंज उठी और सिपाही फिर ताजे हो गए, मानो 4 दिन से सोते और मौज ही करते रहे हों। अब है तीसरा खंड। दोपहर रात गई, अंधेरा है, सन्नाटा छाया हुआ है। बोधा सिंह खाली बिस्कुटों के टीनों पर अपने दोनों कंबल बिछाकर और लहना सिंह के 2 कंबल और एक बनारकोट ओढ़कर सो रहा है। लहना सिंह पहरे पर खड़ा हुआ है, एक आंख खाई के मुंह पर और एक बोधा सिंह के दुबले शरीर पर। बोधा सिंह कराहा, क्यों बोधा भाई, क्या है? पानी पिला दो। लहना ने कटोरा उसके मुंह से लगाकर पूछा, कहो कैसे हो? पानी पीकर बोधा बोला, अपनी छूट रही है, रोम रोम में
तार दौड़ रहे हैं, दांत बज रहे हैं। अच्छा, मेरी जर्सी पहन लो। और तुम? मेरे पास सिगरी और मुझे गर्मी लगती है, पसीना आ रहा है। ना, मैं नहीं पहनता। 4 दिन से तुम मेरे लिए। हाँ, याद आई, मेरे पास दूसरी गर्मी जर्सी है, आज सवेरे ही आई है, विलायत से बुनबुन कर भेज रही है मैम। गुरु उनका भला करे। यूँ कहकर लहना अपना कोट उतार कर जर्सी उतारने लगा। सच कहते हो और नहीं झूठ? यूँ कहकर नाही करते बोधा को उसने ज़बरदस्ती जर्सी पहना दी और आप खाकी कोट और जीन का कुर्ता भर पहनकर पहरे पर खड़ा हुआ। मेम की जर्सी की कथा केवल कथा थी। आधा घंटा बीता, इतनी में खाई के मुंह से आवाज़ आई, सूबेदार हजारा सिंह। कौन? लप्टन साहब, हुक्म हुजूर, कहकर सूबेदार तनकर फौजी सलाम करके सामने हुआ। देखो, इसी दम धावा करना होगा, मतलब इसी समय धावा करना होगा। मील भर की दूरी पर पूरब के कोने में एक जर्मनी खाई है, उसमें 50 से ज़्यादा जर्मन नहीं है। इन पेड़ों के नीचे नीचे 2 खेत काट कर रास्ता है। 3 साल घुमाव है। जहाँ मोड़ है वहाँ 15 जवान खड़े कर आया हूँ। तुम यहाँ 10 आदमी छोड़कर सबको साथ ले उनसे जा मिलो। खंदक छीन कर वहीं। जब तक दूसरा हुक्म ना मिले डटे रहो, हम यहाँ रहेगा। जो हुक्म। चुपचाप सब तैयार हो गए। बोधा भी कंबल उतार कर चलने लगा। तब लहना सिंह ने उसे रोका। लहना सिंह आगे हुआ तो बोधा के बाप सूबेदार ने उंगली से बोधा की ओर इशारा किया। लहना सिंह समझकर चुप हो गया। पीछे 10 आदमी कौन रहे, इस पर बड़ी हुज्जत हुई। कोई रहना न चाहता था। समझा बुझाकर सूबेदार ने मार्च किया। लप्टन साहब लहना की सिगरी के पास मुंह फेर कर खड़े हो गए और जेब से सिगरेट निकालकर सुलगाने लगे। 10 मिनट बाद उन्होंने लहना की ओर हाथ बढ़ाकर कहा, लो तुम भी पियो। आंख मारते मारते लहना सब समझ गया। मुंह का भाव छिपाकर बोला, लाओ साहब। हाथ आगे करते ही उसने सिगरी के उजाले में साहब का मुंह देखा। बाल देखो। तब उसका माथा ठनका। लप्टन साहब के पट्टियों वाले बाल एक दिन में ही कहाँ उड़ गए और उनकी जगह कैदियों के कटे बाल कहाँ आ गए। शायद साहब शराब पिए हुए हैं और उन्हें बाल कटवाने का मौका मिल गया। लहना सिंह ने जांचना चाहा। लप्टन साहब 5 वर्ष से उनकी रेजिमेंट में थी। क्यों साहब, हम लोग हिंदुस्तान कब जाएंगे? लड़ाई खत्म होने पर। क्यों? क्या यह देश पसंद नहीं? नहीं साहब, शिकार के वे मज़े यहाँ कहाँ। याद है, पार नकली लड़ाई के पीछे हम आप जगाधारी जिले में शिकार करने गए थे। हाँ हाँ, वही जब आप खोते पर सवार थे और आपका खानसामा अब्दुल्ला रास्ते के एक मंदिर के में जल चढ़ाने को रह गया था। बेशक पाजी का। सामने से वह नील गाय निकली कि ऐसी बड़ी मैंने कभी नहीं न देखी थी। और आपकी एक गोली कंधे में लगी और पुट्ठे में निकली। ऐसे अफसर के साथ शिकार खेलने में मज़ा है। क्यों साहब? शिमले से तैयार होकर उस नील गाय का सिर आ गया था। आपने कहा था रेजिमेंट की मेस में लाएंगे। हाँ, पर मैंने वह विलायत भेज दिया। ऐसे बड़े बड़े सिंह 2-2 फुट के तो होंगे। हाँ लहना सिंह 2 फुट 4 इंच के थे। तुमने सिगरेट नहीं पिया? पीता हूँ साहब। दिया सलाई ले आता हूँ, कहकर लहना खंदक में घुसा। अब उसे संदेह नहीं रहा। उसने झटपट निश्चय कर लिया कि क्या करना चाहिए। अंधेरे में किसी सोने वाले से वो टकराया। कौन? वजीरा सिंह। हाँ, क्यों लहना, क्या कयामत आ गई है? जरा तो आंख लगने दी होती। अब हम लोग जाते हैं चौथे भाग में। होश में आओ, कयामत आई है और लप्टन साहब की वर्दी पहन कर आई है। क्या? लप्टन साहब या तो मारे गए हैं या कैद हो गए हैं। उनकी वर्दी पहनकर
यह कोई जर्मन आया है। सूबेदार ने इसका मुंह नहीं देखा, मैंने देखा और बातें की है उर्दू, और मुझे पीने को सिगरेट दिया है। तो अब मारे गए, धोखा है। सूबेदार हो रहा, कीचड़ में चक्कर काटते फिरेंगे और यहाँ खाई पर धावा होगा। उठो, एक काम करो, पलटन के पैरों के निशान देखते देखते दौड़ जाओ, अभी बहुत दूर न गए होंगे। सूबेदार से कहो एकदम लौट आए। खंदक की बात झूठ है, चले जाओ, खंदक के पीछे से निकल आओ, पत्ता तक ना खरके, देर मत करो। हुक्म तो यह है कि यही ऐसी हुक्म की मेरा हुक्म। जमादार लहना सिंह जो इस वक्त यहाँ सबसे बड़ा अफसर है, उसका हुक्म है। मैं लेफ्टिनेंट साहब की खबर लेता हूँ, पर यहाँ हो तुम। 8 नहीं 10 लाख, एक अकालिया सिख 1.25 लाख के बराबर होता है। चले जाओ। लौटकर खाई के मुहाने पर लहना दीवार से चिपक गया। उसने देखा कि लेफ्टिनेंट साहब ने जेब से बेल बराबर 3 गोले निकाले, तीनों को जगह जगह खंदक की दीवारों में घुसेड़ दिया और तीनों में एक तार सा बांध दिया। तार के धागे सूत की एक गुत्थी थी, जिसे सिगरी के पास रखा। बाहर की तरफ जाकर एक सिया दलाई जलाकर गुत्थी पर रखने। इतने में बिजली की तरह दोनों हाथों से उल्टी बंदूक को उठाकर लहना सिंह ने साहब की कोहनी पर तान दे मारा। धमाके के साथ साहब के हाथ की दिया सलाई गिर पड़ी। लहना सिंह ने एक कुंदा साहब की गर्दन पर मारा और साहब आंख मीन गोट कहते हुए चित हो गए।